प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर एजाज तमगा इम्तियाज शोबा तालीम। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर एक माहिर केमिकल इंजीनियर और एकेडमिक लीडर हैं। उनकी तहकीक बुनियादी तौर पर बायोमास कोल कंबशन में मौसर जरायद में शाया हुई है। उन्होंने पाकिस्तान में खार कोयले पर पहली PhD की निगरानी की है। उन्होंने बतौर वाइस चांसलर अपने दौर में यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली को शुरू करने और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को चलाने में भी अहम किरदार अदा किया है। खास तौर पर झंग में तालीमी मंजरनामे को तब्दील करने में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तालीम के शोबे में आपकी शानदार खिदमत के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर को तमगा इम्तियाज के एजाज से नवाजा है। तो हम आज बहुत ही एक अहम पर्सनालिटी के साथ, जो कि हमारे आप कह लें हाई प्रोफाइल टीचर भी रह चुके हैं, इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं। वो उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में, अगर मैं स्टार्ट करूं सफ़र, BSc भी केमिकल इंजीनियरिंग में की पंजाब यूनिवर्सिटी, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट 125 साल से पुरानी तकरीबन उसकी है यूनिवर्सिटी है। ज़्यादा अचीवमेंट्स बताने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उन्हें तमगा इम्तियाज़ मिल चुका है डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब से, जो कि हमारे सर हैं, सर का ताज हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर और लीडर, तीन तरह की टर्मिनोलॉजी से हमारा वास्ता पड़ता है। लीडर जो है वो अपनी टीम को मोटिवेटेड रखता है। जो मैनेजर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो मोटिवेटेड नहीं रखता। वो एक मैकेनिकल वे ऑफ मैनेजमेंट है कि आपने टास्क दिए हैं उनको अचीव करा। देखिए, स्कूल लाइफ जो है वो आपको डिसिप्लिन सिखा देती है। मेरा मानना ये है कि आपकी पूरी जिंदगी में स्कूल की लाइफ सबसे टफ है। ये बताएं, डिग्री तजर्बे को ज्यादा वेटेज देने की कोशिश करेंगे या क्वालिफिकेशन को? इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां सिर्फ तजर्बा नहीं चल सकता, लेकिन डिग्री एक ऐसी डिग्री हो जिसमें जो है ना वो स्किल एम्बेडेड हो, मॉडर्न स्किल एम्बेडेड हो, तो तभी आप स्किलफुल और एम्प्लॉयबल होंगे। अदरवाइज वो डिग्री इररिलेवेंट बन जाएगी। अगर वो स्किल नहीं देती तो वो डिग्री रहेगी। और वो टाइम जो है ना वो हीलिंग करता है, और वो हीलिंग ज्यादा क्विक हो जाती है जब आपका तवक्कल अल्लाह के ऊपर ज्यादा। ठीक है, आपको पूरी दुनिया में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर अल्लाह ना चाहे, और आपको कोई फायदा नहीं दे सकता अगर अल्लाह। तो अगर आपको कोई रंज पहुंचा है, कोई गम पहुंचा है, कोई चीज आपसे छिन गई है, वो काम वैसे नहीं हुआ जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, तो आपको अल्लाह की रज़ा के सामने सरेंडर करना सीखना चाहिए। तो आप अपनी तालिब इल्मी के जमाने में जरूर कोई ना कोई स्पोर्ट्स जो है वो जरूर खेलें। ये चीजें आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगी कि जिंदगी में किस तरीके से गम को, शिकस्त को, रंज को एब्जॉर्ब करना है, कितना क्विकली हील अप होना है। जिंदगी ही फिलॉसफी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बेटर है। वो ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन हर एक की अपनी, हर कल्चर की, हर सेट ऑफ बिलीफ्स की अपनी अपनी कामयाबी के मेयारात हैं, उसके स्टैंडर्ड हैं। कुछ वेस्टर्न पर्सनालिटीज या वेस्टर्न का पूरा जो करिकुला है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें सक्सेस ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। तो मुस्लिम समाज में पैसे कमाना उसकी सिर्फ एक डायमेंशन है। तो बाद ऐसी जगह में भी ट्रांसफर हुई है जहां मैं 5 मील साइकिल के ऊपर, कच्ची सड़क के ऊपर साइकिल चला के जाता था स्कूल, और फिर साइकिल चला के वापस आता था 5 मील। तो 10 मील साइकिल रोज हम चलाते थे। तो हमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उन्हें साहब ने वो हमें ओवर टाइम लगवाते थे। यानी ओवर टाइम का मतलब है ट्यूशन, लेकिन हमें कोई पैसा नहीं लेते थे, और वो हमें ओवर टाइम दिया करते। तो आपस में लड़ते थे कि आज का ओवर टाइम मैंने लेना है, वो कहता था, दूसरा टीचर कहता था मैंने लेना है। 9वीं 10वीं की मैं आपको बात करा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर राना नादिर इदरीस हूँ जी। मैं 25 ईयर्स से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तहकीक और टीचिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ, और मेरी टीम का मिशन है कि हम यंगर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी ज़रूरतों को और उनके गाइडेंस के लिए कोई मैकेनिज़्म बनाएं। तो हमने एक अनसंग अचीवर्स के नाम से एक चैनल का स्टार्ट किया है, और उसमें हमारा जो स्लोगन होगा वो है टू डू इट योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी टू ब्रिंग अ मीनिंगफुल चेंज इन सोसाइटी, स्पेशली इन द लाइव्स ऑफ द यंगर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। और इसमें जो वैल्यूज़ और इक़दार का हमने जिक्र किया है वो इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आपकी ज़ाती तरक्की भी हो, ख़ास तौर पे यंग लोगों की, और उनकी प्रोफेशनल और एकेडमिक जो
ग्रोथ है उसमें भी रियल वैल्यूज का इजाफा हो सके। तो हम आज बहुत ही एक अहम पर्सनालिटी के साथ, जो कि हमारे आप कह लें हाई प्रोफाइल टीचर भी रह चुके हैं, इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं। वो उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में, अगर मैं स्टार्ट करूं सफर, बीएससी भी केमिकल इंजीनियरिंग में की पंजाब यूनिवर्सिटी, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट 125 साल से पुरानी तकरीबन उसकी है यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा इन्होंने एमएससी की और उसमें गोल्ड मेडल लिया, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग में, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में का अदारा है। फिर उसके बाद पीएचडी के लिए ये यूके गए और फॉरेन एक्सपोजर भी इनको मिला। तो आजकल मैं ज्यादा अचीवमेंट्स बताने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उन्हें तमगा इम्तियाज मिल चुका है 2023 में, और ये उनको उनके तमाम जो कंट्रीब्यूशन थे, तमाम जो अचीवमेंट्स थे, उसके एवज जो है उनको दिया गया। और उसके लिए हम बल्कि गवर्नमेंट का शुक्र अदा करते हैं कि इन लोगों को भी, हमारे जो एडमिशंस का, उनको भी एक्नॉलेज करते हैं। तो मैं इसके बाद ये भी बताऊंगा, आजकल ये चेयरमैन हैं हमारे पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, जिसके अंडर 51 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं और 31 के करीब प्राइवेट, ये टोटल बनती है 82 के करीब। तो ये यूनिवर्सिटीज के जो आप कह लें नज़्म ज़ब्त होता है, या वहाँ पे टीचर्स का क्या हाल है, उनकी ट्रेनिंग, और उसके बाद एजुकेशन की क्वालिटी, और इस तरह के बहुत सारे जो अमूर हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं इससे पहले कि हम मजीद जो है आप डिटेल में जाएं, तो मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब से, जो कि हमारे सर हैं, सर का ताज हैं, हमारे लिए एक रोशन सितारा हैं, और उनसे आज हम रहनुमाई हासिल करके ही इंशाल्लाह इस संगत में, इस नशिस्त में जाएंगे और एक गुफ्तगू का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने, और अपने कीमती वक्त में से, और आपके मुझे पता है वो बड़ा स्केड्यूल आपका बिजी होता है, आपने कौम के लिए आपने कहा कि यार पहले पे बैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा कि चलो हम यंगर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान को जरा आज के दौर में, खास तौर पर 2024 अगस्त और लकीली 14 अगस्त आपकी वो अभी भी सेलिब्रेशन जारी हैं। तो उस वक्त में हम लोग अब देखना चाह रहे हैं कि हमें 77 ईयर्स में हमें वो क्या करते रहे हम 77 ईयर्स में, और अगले 77 ईयर्स या अगला जो भी हमारा टाइम है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसको कायम दायम रखेगा। तो वो हमें कुछ स्ट्रेटेजीज बताएंगे और इनका प्रोसेस पूछेंगे कि इन्होंने ये यहाँ तक कैसे पहुंचे, इनकी टाइमलाइन देखेंगे, स्कूल से लेके फिर कॉलेज लाइफ तक, फिर टीनेज, फिर एडल्टहुड, फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ, फिर उसके बाद ये आपको बताएंगे कि अब यहाँ पे ये आके क्या ये आपको गाइड कर सकते हैं। तो सर प्लीज, इससे पहले कि हम थोड़ा सा आपके इंट्रोडक्शन पे जाएं बैकग्राउंड में, तो थोड़ा सा एक ना रैपिड फायर राउंड होता है, उसमें थोड़ा सा ये कि यूथ जो है ज्यादा इसको बड़ी ज्यादा अपील करती है कि ये हमें जरा आपकी पर्सनालिटी से मुतालिक जरा जल्दी से पता लग सके। तो सर ये आप बताएं कि आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है? सुबह सवेरे उठने वाले हैं? लेट सोता हूँ और फजर पे उठता हूँ। वेरी गुड। इसका मतलब है 2 to 4 आवर्स जो है इन्होंने बैलेंस कर लिया सर ने। 4-5 घंटे की। सर आप एडवेंचर को ज्यादा पसंद करते हैं या कामनेस, खामोशी, वो आपको अट्रैक्ट करती है? जैसे अभी हम लाइट है ना, इससे पहले वो थोड़ी सी एडवेंचरस लाइट थी, अब ये हमने जो लाइट है कूल और काम है। तो आप काम, आप ये सर बताना चाहेंगे कि जो आजिज़ी और इंकिसारी का सफर है, इसको आप समझते हैं कि अब माशाल्लाह आप बहुत सीनियर हमारे प्रोफेशनल हैं, तो ये कंप्लीट हो चुका है कि इस पे अभी भी वर्किंग जारी रहती है इंसान की टिल डेथ? जारी रहती है। और इसके अलावा सर ये बताएं कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, ये जो आपका स्टाफ भी मैंने देखा, इसके अलावा भी आपके अंडर बहुत सारा अमला आता है, तो आप इनके साथ जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं या इनके साथ कभी घुल मिल भी जाते हैं? नॉट एट ऑल, ओपन डोर पॉलिसी। हमारे स्टाफ के या हमारे एम्प्लॉइज के किसी बंदे को कोई काम है, वो दरवाजा ओपन करके तो मेरे पास आ सकता है और आते हैं। जबरदस्त। और ये बताएं सर, ये जो आपका कम्युनिकेशन, आप लीडर भी हैं, तो कम्युनिकेशन तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लीड करने के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन के बाद कोई एक दो फैक्टर बताना चाहेंगे जो एक लीडर को, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स लीडर, बल्कि सारी यूथ ही लीडर है अगर ये बनना चाहे, तो आप मुझे बताएं कम्युनिकेशन के अलावा कौन से एक दो फैक्टर्स हैं, अगर ये उसको सामने रख लें तो वो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर और लीडर, 3 तरह की टर्मिनोलॉजी से हमारा वास्ता पड़ता है। लीडर का जो रोल है, या लीडर एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर से किस तरीके से डिस्टिंग्विश्ड है, वो एक उसकी प्रॉपर्टी है।
लीडर जो है वो अपनी टीम को मोटिवेटेड रखता है। जो मैनेजर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो मोटिवेटेड नहीं रखता। वो एक मैकेनिकल वे ऑफ मैनेजमेंट है कि आपने टास्क दिए हैं, उनको अचीव करा। जो लीडर है वो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, उनको सॉल्व करता है, उनके साथ पर्सनल एंगेजमेंट करता है, पर्सनल जाती ताल्लुकात बनाता है। मिसाल के तौर पे सुबह 8 से 5 या अगर आपका ऑफिस टाइम है तो एक मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर तो उन तमाम अपने जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ काम कर सकता है। लेकिन एक लीडर की खातर वो रात 10 बजे तक भी बैठेंगे, वो बगैर ओवर टाइम के भी बैठ रहे होंगे, उसके साथ काम कर रहे होंगे। वो एक रिलेशनशिप बनाता है और उस रिलेशनशिप बना के तो वो सबको मोटिवेटेड, एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, तो वो एक मोटिवेटेड रखता है। यानी तो लीडर का काम ये है कि अपनी टीम को मोटिवेटेड रखना और फिर टास्क को अचीव करना। ये एक लीडर को मैनेजर से और एडमिनिस्ट्रेटर से मुमताज करता है। इसका मतलब है, हम इसको अगर दूसरे अल्फाज में कहना चाहें तो यू लाइक टू लीड रादर देन लाइक टू रूल। क्योंकि लीड करने में ही वो कह रहे हैं कि उससे ये होता है कि आप उनसे ना उनकी कैपेसिटी और उनके पोटेंशियल से ज्यादा काम ले लेते हैं अपने सबऑर्डिनेट से, बल्कि उनको सबऑर्डिनेट भी नहीं ये कह रहे, वो आपके एसोसिएट्स होते हैं, वो साथी होते हैं, मददगार होते हैं। जरूरत ये चीज होती है कि आप जो कराना चाहते हैं, आपका एक विजन है, आपकी एक सोच है। अगर आप एक अदारे के हेड है तो आपने उस शेयर को शेयर्ड विजन में बदलना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने जो इमीडिएट आपके नीचे लोग हैं, पहले आप उनको अपने साथ शामिल करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, उनको उनका फीडबैक लेंगे। और अगर इसमें इस विजन को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। आप वो स्ट्रेटजीज डिवाइस करेंगे कि किस तरीके से हम ये गोल अचीव कर सकते हैं। फिर उनसे नीचे वाला जो लोग हैं उनको साथ मिलाएंगे। इस तरीके से लोअर लेवल तक सभी को एज ए लीडर आपको अपने विजन के साथ शरीक करना है। इसका मतलब हम अगर ये भी कह सकते हैं कि आपका सेल्फ वर्क पे बिलीव नहीं है, आपका टीम वर्क पे है। और दूसरा ये भी है कि आप जो है सेल्फ गोल्स को तरजीह नहीं देते। आप जो कहते हैं कि यार अदारे के गोल और आपके डिपार्टमेंट के गोल हैं, उनको फोकस हासिल है। और सारे जो लोग अदारे के सभी मुलाजमीन हैं, उनको एक गोल को हासिल करने के लिए काम करना है। और वो तभी हो सकता है अगर वो टीम के तौर पे सभी अपना अपना रोल अदा करें। सर ये बताएं कि ये अब पता नहीं ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं, कि हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है या लोगों को डील करना? कई दफा ऐसा हो जाता है कि हैंडलिंग पीपल जो है ना बहुत ज्यादा आप ऐसी सिचुएशन आती है, डिफिकल्ट बन जाती है। तो उस वक्त आपका हेल्थ भी होती है और एक तरफ है एज से हैंडलिंग। तो आप दोनों में से क्या आपको आसान लगता है? हेल्थ से क्या मुराद आपकी? फिजिकल हेल्थ? हाँ, फिजिकल और आप स्पिरिचुअल दोनों ही कह लें, लेकिन अभी क्योंकि बात फिजिकल है, वो बातन का फैक्ट फिजिकल पे भी आ जाता है। देखिए, आपकी जो हेल्थ है ना, वो अगर आप हेल्दी होंगे तो आप काम कर सकेंगे। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो इसलिए हर इंडिविजुअल को चाहिए कि अपनी फिजिकल हेल्थ को भी देखे और अपनी जो उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ है उसको भी देखे, दोनों के ऊपर काम करे अपनी लाइफ में। और जो उसके वर्किंग आवर्स हैं वर्क प्लेस के ऊपर हैं, तभी वो सभी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, पीस ऑफ माइंड के साथ उनको लेके चल सकता है। लेकिन अगर वो उसकी अपनी जाती हेल्थ ही डिस्टर्ब है, वो फिजिकल है या उसकी साइकोलॉजिकल है या उसकी रूहानी है, तो वो डिस्टर्ब माइंड के साथ, डिस्टर्ब सोल के साथ और डिस्टर्ब फिजिक के साथ वो अपनी टीम को साथ नहीं चला, दिमागी और जिस्मानी तौर पे वो तनाव का शिकार है। सर आप बताएं, एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर कोई इसका? अब स्टेज पे बहुत करता हूँ। और इसके अलावा खाने की जो आदत है वो सिंपल फूड खाते हैं? बहुत बदल दी है उसका ख्याल। मैं हमेशा से ही सिंपल खाता था, लेकिन अब और ज्यादा बदल दी है कि उसमें मैं जो है वो जो सरसों का तेल है उसमें पका हुआ खाना हो या कुछ सैलड हो। मैं ज्यादा अब गोश्त और मुर्गन ये चीजें मैं नहीं खाता, तो वो उससे आप ज्यादा लाइट रहते हैं और ज्यादा फिट रहते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने पूरी जिंदगी माशाल्लाह गुजारी और बड़ी शानदार तरीके से गुजारी, आपका माजी भी और आपका फ्यूचर भी ब्राइट है। अल्लाह ताला आपको हम सलामत रखे, आपको काफी देर तक साया रखे। ये मुझे बताएं कि आपने जो डिसिप्लिन है वो यंग लोगों को बताएं, वो डिसिप्लिन फ्यू डेली डिसिप्लिन को फॉलो करना बेहतर है या आप कह लें रिग्रेट को? देखिए, स्कूल लाइफ जो है ना वो आपको डिसिप्लिन सिखा देती है। मेरा मानना ही है कि आपकी पूरी जिंदगी में स्कूल की लाइफ सबसे टफ है। जब आप सुबह पूरे टाइम के ऊपर स्कूल जाते हैं, फिर यूनिफॉर्म है, फिर स्कूल के अंदर आप तो वॉशरूम नहीं जा सकते जब तक कि आप इजाजत ना लें। तो वहां से अगर आप कोई स्कूल आप चलता है मैट्रिक तक, तो आप 14 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक आप स्कूल में रहते हैं और आप एक डिसिप्लिन सीख जाते हैं।
और फिर कॉलेज में आके आपको थोड़ी सी लिबर्टी मिलती है, यूनिवर्सिटी में और लिबर्टीज आपको मिल जाती हैं। फिर आपका घर है, और फिर आप अगर मुस्लिम फैमिली से हैं तो फिर उसमें नमाजें हैं, कारी साहब का रोल आ जाता है। तो ठीक है। डिसिप्लिन जो है ना वो उसके बगैर नहीं आप चल सकते। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, उनका जो सबसे बड़ा फ्रेज हम बचपन से सीखते आए वो थे यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन को मैं जब बच्चा था तो ये समझता था कि कायदे आजम ये चाह रहे हैं कि शायद परेड करनी है और लेफ्ट राइट मार्च करना है। तो बाद में जिंदगी में समझ आया कि डिसिप्लिन से मुराद ये है कि एक प्रोसीजर को फॉलो करना है। आप किसी जगह काम गए हैं, उसका एक फॉर्म है, उसका एक तरीकाकार है, तो आपने उस डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं है। अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं तो वहां डिसिप्लिन रहना है, तो वो अपनी बारी का इंतजार करना है, डिसिप्लिन वे में रहना है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, मुल्की कानून की पाबंदी करनी, ये है डिसिप्लिन। तो कायद ने ऐसे नहीं कहा, ये बहुत बड़ा स्लोगन है कि आपकी कौम मुत्तहद रहे, वो उसके अंदर फेथ हो, उसके अंदर अल्लाह के ऊपर बिलीफ हो, अपने ऊपर बिलीफ हो, और फिर वो एक डिसिप्लिन नेशन हो। तो उन्होंने 3 रहनुमा उसूल आपको दिए हैं, और मेरा ये मानना है कि कोई भी शख्स अगर अपनी जिंदगी में इन 3 रहनुमा उसूलों को नाफिज कर ले तो उसे आगे बढ़ने से कोई चीज नहीं रोक सकती। अच्छा सर, आप ये यकीन करते हैं, ये बच्चों ने पूछा था, इस पे बिलीव करते हैं कि आपको अपने प्रॉमिस का अगर क्लियर हो कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आपका विजन मिशन, आपका डायरेक्शन क्लियर हो, तो सैक्रिफाइस करने को दिल ज्यादा करता है? देखिए, अगर तो आप कमिटेड हैं, आपकी कमिटमेंट है अपने कॉज के साथ, अपने गोल के साथ, तो सैक्रिफाइस में मामूली चीज है। अगर आप उस मिशन को समझते हैं, उस नस्बुलैन की सैंक्टिटी को आप अगर अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर आप सैक्रिफाइसेस देते चले जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो गोल आपने अचीव करना है वो कंप्रोमाइजिंग है, और तो फिर आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप डिटरमिन्ड हैं, जैसे आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को देखें, तो कायदे आजम पाकिस्तान बनाना उनका जिंदगी का एक ख्वाब था और सबसे बड़ा मकसद था। बेशक। तो उन्होंने अपनी हेल्थ को भी सेक्रीफाइस किया है, वो टीबी के मरीज भी थे, उन्होंने हर अपनी जो जाती जिंदगी थी उनकी, उसमें भी डाइवोर्स हुई, उन्होंने वो भी सेक्रीफाइस किया। तो उन्होंने अपनी हर चीज कुर्बान की और फिर वो मकसद हासिल किया। तो अगर आप जितनी कमिटमेंट आपकी अपने मकसद के साथ है, और अगर वो इंतहा दर्जे किया, तो आप अपनी सेक्रीफाइसेस, अपनी जाती कुर्बानियां देते चले जाते हैं। सर ये बताएं, डिग्री तजर्बे को ज्यादा वेटेज देने की कोशिश करेंगे या क्वालिफिकेशन को? इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां सिर्फ तजर्बा नहीं चल सकता। मिसाल के तौर पे एक मिस्त्री साहब हैं, या एक कारीगर है, या एक स्किल्ड वर्कर जो कि लेथ मशीन चलाता है, तो उसका 35 साल का तजर्बा हो सकता है, 40 साल का तजर्बा हो सकता है। लेकिन अगर मैंने उसके अंदर कोई इनोवेशन लानी है, कोई मॉडिफिकेशन लानी है, तो आपको वो फोकस्ड माइंड की बजाय आपका माइंड जो है वो ज्यादा ओपन माइंडेड होना चाहिए। आपको ज्यादा, आपके अंदर थिंकिंग की सलाहियत ज्यादा होनी चाहिए, वो नोवेलिटी को क्रिएट करने की। वहां वो तालीम और डिग्री और क्वालिफिकेशन आपके काम आती है। जहां आपने बहुत से वर्किंग प्रिंसिपल्स पढ़ रखे होते हैं जो उस लेथ मशीन चलाने वाले कारीगर ने नहीं पढ़ रखे। उसको सिर्फ स्किल आता है, उसको एक शेप देने का हुनर आता है, लेकिन उसके अंदर क्या केमिकल चेंजेस आ रही हैं, क्या फिजिकल फिनोमिनन हो रहे हैं, उससे वो वाकिफ नहीं। कौन से हीट ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, तो ये करने के लिए आपको थ्योरी की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, इल्म की जरूरत है, वर्किंग प्रिंसिपल्स की जरूरत है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक डिग्री जरूरी है, लेकिन डिग्री एक ऐसी डिग्री हो जिसमें जो है ना वो स्किल एम्बेडेड हो, मॉडर्न स्किल एम्बेडेड हो, तो तभी आप स्किलफुल और एम्प्लॉयबल होंगे। अदरवाइज वो डिग्री इररिलेवेंट बन जाएगी। अगर वो स्किल नहीं देती तो वो डिग्री रहेगी। हमने ये बेसिक एप्टीट्यूड की तो चलें बात कर ली। सर ये भी बताएं, आजकल 2 तरह की जहानत और मार्केट में है, एक समाजी जहानत है जिसे हम नेटवर्किंग इंटेलिजेंस कह देते हैं, और एक है जज्बाती। आप इन दोनों में से किसको ज्यादा वेटेज देते हैं और क्यों? मैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, जज्बा, उसको ज्यादा वेटेज। अगर वो होगी तो समाजी इंटेलिजेंस भी होगी। अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आपको ये सिखाती है कि किस मौके पे क्या बात करनी है, कौन से अल्फाज का चुनाव करना है और वो कैसे करनी है, और उससे किस तरीके से दिली ताल्लुकात आप समाज के अंदर बना सकते हैं, तो उससे आपकी डीलिंग और जो आपकी सोशल वैल्यूज और नॉर्म्स जन्म लेते हैं। इसलिए मेरी ज्यादा जो वेटेज है इमोशनल इंटेलिजेंस को ज्यादा वेटेज है। ठीक है सर, अब गलतियां होती हैं, आप बड़े हैं, आपको बड़ों से आमतौर पे एक्सपेक्ट करता है बंदा कि आला ज़र्फ हो, तो आप मुझे बताएं, लोगों की गलतियां कोताहियां उसको माफ कर देते हैं? एक तो ये, अगर माफ कर देते हैं तो भूल भी जाते हैं?
माफ भी कर देते हैं और भूल भी जाते हैं। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं चल सकेंगे और आप खराब होंगे और आप वहीं पे खड़े रहेंगे, आप आगे का सफर नहीं कर सकते। तो गलती जहां होती है वहां दूसरे को आपको रियलाइज कराना है कि ये गलती है और इसका ये करेक्टिव एक्शन होना चाहिए और उसके बाद आपको उसको भूल के आगे मूव करना है। अच्छा, माजी के लॉसेस, माजी के ट्रेजेडीज, ये आप बताएं कि इसको आप जब कैरी करते हैं तो इसको आप स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन लेते हैं या इसको बस सर पे सवार करके और फ्यूचर को भी धुंधला कर लेते हैं? देखें, ये कुछ वक्त लगता है और वो टाइम जो है ना वो हीलिंग करता है आपकी, और वो हीलिंग ज्यादा क्विक हो जाती है जब आपका तवक्कल अल्लाह के ऊपर ज्यादा। ठीक है, आपको पूरी दुनिया में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर अल्लाह ना चाहे, और आपको कोई फायदा नहीं दे सकता अगर अल्लाह ना चाहे। तो अगर आपको कोई रंज पहुंचा है, कोई गम पहुंचा है, कोई चीज आपसे छिन गई है, वो काम वैसे नहीं हुआ जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, तो आपको अल्लाह की रजा के सामने सरेंडर करना सीखना चाहिए। और अगर आप ये सीख लेते हैं, मिसाल मैं इसमें ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स खेलना बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स इसलिए कि स्पोर्ट्स आपको डिग्निटी के साथ हारना सिखाती है, शिकस्त को कबूल करना सिखाती है, और जब वो आप कबूल करते हैं तो फिर अगले मैच में फतह के लिए एक मुख्तलिफ स्ट्रेटजी इख्तियार करना सिखाती है। वो आपको एक टीम वर्क सिखाती है, वो आपको कॉमन गोल के लिए जद्दोजहद करना सिखाती है। तो एक बैलेंस पर्सनैलिटी अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी तालिब इल्मी के जमाने में जरूर कोई ना कोई स्पोर्ट्स जो है वो जरूर खेलें। ये चीजें आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगी कि जिंदगी में किस तरीके से गम को, शिकस्त को, रंज को एब्जॉर्ब करना है, कितना क्विकली हील अप होना है। पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको रूटीन समझना। बिल्कुल, और उसको रोग बना के नहीं साथ चलना। हाँ, उसको रोग बना के नहीं साथ चलना। तो ये बड़ी जबरदस्त आप साथ सर के साथ कन्वर्सेशन हो रही है, बड़े पॉइंट्स हमें जो है वो मिल रहे हैं। मैं आप 2-3 क्वेश्चन जरा क्विक पूछना चाहूंगा। सर मुझे बताएं, ये आप क्या जानते हैं, ये भी आपकी कामयाबी में गिराह के लिए जरूरी है जानना? फिलॉसफी भी मैटर करती है? फिलॉसफी, जिंदगी की फिलॉसफी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। वो ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या आपकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा पैसे कमाना है? क्या आपकी प्रायोरिटी किसी मिशन के साथ वाबस्तगी है? आप क्या इस दुनिया में अपने आप वजूद को लेते कैसे हैं? तो ये बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। मेरे नजदीक जो है वो इंसान जो है वो जिस्म और रूह का मुरक्कब है, इसलिए उसके लिए खुशी और उसका इत्मीनान कल्ब जो है वो उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। मेरे नजदीक जो पैसा है उसकी प्रायोरिटी उसके बाद है। तो ये हर शख्स की अपनी अपनी प्रायोरिटी और अपनी अपनी जीने की एक फिलॉसफी मौजूद है। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। और जो फीलिंग्स होती हैं, एटीट्यूड होता है, वो भी मैटर करता है सक्सेस के लिए? फीलिंग्स और एटीट्यूड जरूर। अब यहाँ सक्सेस को डिफाइन करना जरूरी। हाँ सर, वो भी हमें डिफाइन कर दें, सक्सेस को भी डिफाइन कर दें, आज के हिसाब से भी कर दें और आपके। अब देखें ना, हर एक की अपनी, हर कल्चर की, हर सेट ऑफ बिलीफ्स की अपनी अपनी कामयाबी के मेयारात हैं, उसके स्टैंडर्ड हैं। कुछ वेस्टर्न पर्सनालिटीज या वेस्टर्न का पूरा जो करिकुला है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें सक्सेस ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लें। तो मुस्लिम समाज में पैसे कमाना उसकी सिर्फ एक डायमेंशन है। वो पैसे हलाल जराए से कमाना वो उसकी एक और डायमेंशन है, और वो उसका एक लाजमी इंग्रेडिएंट है। फिर उस पैसे का इस्तेमाल, जिसके ऊपर हमारा बिलीफ है कि हमें आखिरत में जवाबदेह होना है, कि वो अगर पैसा आपके पास था तो आपने कैसे इस्तेमाल किया, अगर आपके पास अथॉरिटी थी तो आपने कैसे इस्तेमाल की, अगर आपके पास सेहत थी तो वो कैसे इस्तेमाल की। अकाउंटेबिलिटी है। तो सक्सेस ये है कि आप इस दुनिया में पॉजिटिव हों और लोगों के काम आ रहे हों, और आप अपने समाज और अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए फायदेमंद हों, और आपके पास कोई इतना बैंक बैलेंस नेकियों का भी हो कि आखिरत में आप जो है वो जन्नत की तरफ अपना एक सफर जो है वो कर सकें। तो वो फौज नज़ीमा है। तो ये दोनों ही, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने मांगा कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तो इसलिए दुनिया की कामयाबी भी मांगनी चाहिए और उसके लिए भी मेहनत भी करनी चाहिए, और असबाब दुनिया के लिए भी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आखिरत की तैयारी भी करनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें होंगी तो कामयाबी। अच्छा, इससे यार क्वेश्चन याद आ गया, मुझे बताएं आप अपनी कामयाबी के अंदर किस्मत और जो है कोशिश कितने परसेंट, 100 में से कितने नंबर आप देते हैं? आप क्या काम है कि आपने पूरी कोशिश करनी है, 100/100 आपने कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो आपने कोशिश करनी है, जो भी कोशिश करेगा उसको वो
मिलेगा। ये एक फार्मूला अल्लाह ने सेट इसका मतलब 100% एफर्ट आपने एफर्ट करनी है, और उसके बाद उसके आउटकम और उसके नतायज और उसके रिजल्ट को अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ना है कि वो कितने परसेंट आते हैं, 10% आते हैं, 100% आते हैं, 50% आते हैं, नहीं आते, इसके ऊपर आपको अल्लाह के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सर आपके नजदीक दुनिया क्या है? मेरे नजदीक दुनिया क्या है? ये दुनिया तो डिफाइन अल्लाह ताला ने डिफाइन कैसे करेंगे, यानी दुनिया को किस नजर से देखते हैं? वन लाइनर। देखिए मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं दुनिया को एक प्लेनेट के तौर पे समझता हूँ, जहाँ बहुत सारे प्लेनेट्स अल्लाह ताला ने इस कायनात में निज़ाम शमसी में और निज़ाम फल्की में बना रखे हैं। वो एक दूसरे को टकराते नहीं, और उसके ऊपर सम फार्मूला है जो अल्लाह ताला ने फिट कर रखे हैं वो। और ये प्लेनेट अर्थ अल्लाह ने इंसान के हवाले किया उसमें है। इंसान की कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत ज्यादा। इंसान सेंट्रल है इस कायनात का, मरकजी नुक्ता है। तुम इस कायनात को जन्नत भी बना सकते हो, इस अर्थ को और दोस्त भी बना सकते हो। तो हमें अथॉरिटी दे दी है, हमें ऑटोनॉमी दे दी है, इसका मालिक बना दिया है, हम जैसा चाहें इसके साथ सलूक कर। इसका मतलब है जिंदगी, फिर आप जिंदगी को कैसे डिफाइन करेंगे? इसका मतलब जिंदगी के अंदर वो आपको इम्तिहानात है ना जी। तो जिंदगी को फिर सर कैसे जिंदगी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जैसे आप स्टेज के ऊपर मुख्तलिफ रोल्स हैं, आप आते हैं चले जाते हैं ड्रामे में, इसी तरह आपकी जैसे वहां घंटों के हिसाब से ड्रामा है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, आपका 60 साल 70 साल की एक आपको स्टेज है, उसमें आपका रोल है, उसमें आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद आपकी स्टोरी जो है ना वो चैप्टर क्लोज हो जाता है, और उसके बाद कोई और आ जाता है और आप वो उस जगह के ऊपर परफॉर्म करना चाहिए। इसी तरह से अरबों इंसान आज तक आए और अरबों इंसान इस दुनिया से गए, तो वो आता है और अपना जो रोल है वो अदा करता है। तो बाज ऐसी जगह पे भी ट्रांसफर हुई है जहां मैं 5 मील साइकिल के ऊपर, कच्ची सड़क के ऊपर साइकिल चला के जाता था स्कूल, और फिर साइकिल चला के वापस आता था 5 मील। तो 10 मील साइकिल रोज हम चलाते थे। और उस जमाने का जो स्कूल हुआ करते थे उसमें बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, 2 कमरे का स्कूल होता था, और सारी क्लासें जो है वो टाली के दरख्त के नीचे, शीशम के दरख्त के नीचे होती। और हम पटसन की बोरी वो साइकिल पे पीछे रख के घर से लेके जाते थे बैठने के लिए, यानी टाट नहीं होते थे। और मलेशिया की यूनिफॉर्म और उस बस्ते में मेरी वालिदा एक पराठा और आमलेट मुझे बना देती थी कि याद ही छुट्टी के वक्त आपने कहानी। और एक ही जो टीचर था वो हमें मैथ भी पढ़ा रहा है, अंग्रेजी भी पढ़ा रहा है, इस्लामियात भी पढ़ा रहा है, तो वही पढ़ा। लेकिन वो बड़े डेडिकेटेड असातिज़ा थे, साफ सुथरे कपड़े पहन के आते थे, चमकते हुए साइकिल उनके पास हुआ करते थे, और वो बड़े रोल मॉडल और डेडिकेटेड और कमिटेड थे, और वो कमर्शियल नहीं थे। उनको एक जुनून था कि हमारी क्लास का रिजल्ट बड़ा अच्छा है, वो वजीफे के इम्तिहान में टॉप कर रहा हूँ। ये हर जगह, क्योंकि मैंने कई स्कूलों में इस तरह पढ़ा है, तो अक्रॉस दी पंजाब जो देहातों के ये स्कूल थे वो बड़े जबरदस्त फंक्शन कर रहे थे। कोई अफसर उनको मॉनिटर करने के लिए नहीं आता था, वो सेल्फ जो एहसास जिम्मेदारी था वहाँ के हेडमास्टर का और असातिज़ा का, वो इंतहाई मिसाली था, और वो गाँव के सभी स्टूडेंट जो थे वो उसमें पढ़ रहे थे। फिर हम जब 6ठी जमात में आए तो हमें बैठने के लिए टाट मिले, 9वीं जमात में जब हम आए तो हमें बेंचेस पे बैठना जो है वो नसीब हुआ। तो उन हालात में फिर बाज ऐसे बंगले और जगह थी जहां मेरे वालिद की पोस्टिंग थी, वहां बिजली नहीं थी, तो वहां हम लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। तो ये एक लंबा एक सफर है जो हमने किया, लेकिन उन असातिज़ा ने हमें अंग्रेजी सिखाई, एक्टिव पैसिव सिखाए, 12 टेंसेस सिखाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाए, और पता नहीं क्या क्या कुछ हमें उन्होंने सिखाया, बज़्म अदब सिखाई, हर रोज असेंबली में जाना, लब्बे आती है दुआ बन के वो जो अल्लामा इकबाल की है पोएम वो पढ़नी, कौमी तराना पढ़ना, गर्दाने पढ़नी, पहाड़े रटने। तो वो हमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उन असातिज़ा किराम ने वो हमें ओवर टाइम लगवाते थे। यानी ओवर टाइम का मतलब है ट्यूशन, लेकिन हमें कोई पैसा नहीं लेते थे, और वो हमें ओवर टाइम दिया करते। तो आपस में लड़ते थे कि आज का ओवर टाइम मैंने लेना है, वो कहता था, दूसरा टीचर कहता था मैंने लेना है। 9वीं 10वीं की मैं आपको बात करा रहा हूँ। तो बहुत ही हाई कैलिबर के असातिज़ा से पढ़ा। FSC मैंने गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से की, और उस जमाने का गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला बहुत ही शानदार कॉलेज था, जहाँ के मीर नज़ीर जैसे केमिस्ट्री के उस्ताद, काजी मुमताज जैसे केमिस्ट्री के उस्ताद, रहीम साहब जैसे मैथ के, सईद साहब जैसे मैथमेटिक्स के असातिज़ा, फिजिक्स के गनी साहब जैसे असातिज़ा, और जो है मोहम्मद खान जैसे असातिज़ा। तो बहुत ही जबरदस्त असातिज़ा, बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटीज थी जिसे मुझे पढ़ने का मौका मिला। और उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर आके हमने कुछ O लेवल्स और सेंट एंथनी और बड़े बड़े अच्छे कॉलेजेस के, FC कॉलेज, इन लोगों के को हमने कम्पीट किया। तो फिर उसी फाउंडेशन को जो स्कूल के उन असातिज़ा ने रखी थी
फिर बरतानिया में भी हमने जाके कम्पीट किया। तो वो ये जो हम हर वक्त निज़ाम को रोते हैं कि तालीमी निज़ाम ही हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। असल चीज़ किसी भी निज़ाम का, वो कैम्ब्रिज का हो, ऑक्सफोर्ड का हो, हार्वर्ड का हो, उसका जो सेंट्रल या पिवटल उसमें जो रोल है वो उस्ताद का है। अगर आप दुनिया का बेहतरीन उस्ताद ले आए ऑन मेरिट रिक्रूट करके, और एक इल्म का प्यासा और मुतलाशी तालिब इल्म ले आए, तो आप हार्वर्ड और कैम्ब्रिज को मीट कर लेंगे। आप उनको बीट भी कर सकते हैं। ये जो अच्छे क्लासरूम, उसमें स्मार्ट क्लासरूम, उसमें ये चीज अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये सेकेंडरी चीजें हैं। एयर कंडीशनिंग होना, ये सेकेंडरी चीज है। तो मैं आपको जज्बा जो है, आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब असल जो उसका चीज है वो उस्ताद है। अगर उस्ताद हाई क्वालिटी का है और वो उसको ये फन आता है कि वो अपने तालिब इल्म के जहन के ऊपर नक्श कर दे जो वो पढ़ाना चाहता है, वो उन कॉन्सेप्ट की गुत्थियां वो खोल के सुलझाना सिखा सकता है, तो आगे बढ़ने से कोई चीज नहीं रुक सकती। इसलिए हमें बड़ा हैवीली इन्वेस्ट करना चाहिए अपने असातिज़ा के ऊपर, उनके एंड्रोलॉजिकल स्किल्स के ऊपर, उनके पेडागोजिकल स्किल्स के ऊपर, उनकी जो उनके आज के सिमुलेशंस और मॉडलिंग की टेक्निक्स हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स हैं मॉडर्न दुनिया की, उनके ऊपर अगर हमने अच्छे असातिज़ा बना लिए तो आपको अच्छे ग्रेजुएट्स मिलेंगे और वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल आपकी कौम का बनेगा कि वो आगे जा सके। अच्छे उस्ताद के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, वो रोल मॉडल, वो नेशन बिल्डिंग होगी। अच्छा, उसके बाद सर फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो गए, उसका भी थोड़ा जिक्र कर दो यहाँ तक का। मैंने प्रोफेशनल लाइफ में केमिकल इंजीनियरिंग की थी। आपके अचीवमेंट्स चारों ना हाईलाइट। केमिकल इंजीनियरिंग की, केमिकल इंजीनियरिंग के बाद मैं इंडस्ट्री में चला गया एज ए केमिकल इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर मैं बनता गया। तो वो एक से दूसरी इंडस्ट्री में कारपोरेट सेक्टर में गया। मैंने 10 साल काम किया। 10 साल के बाद फिर मैंने एक दिन ये सोचा कि जो बहुत ही अच्छे पैसे कमा रहे थे, बड़े मुतमईन थे वो, कि ये जिंदगी का मकसद नहीं है। अगर पैसे ही कमाना मकसद था तो फिर इंग्लैंड में या अमेरिका में होते। तो आप ने जब अपना घर छोड़ दिया तो आंख ओझल और पहाड़ ओझल। तो आपको चाहिए कि या तो आप लाहौर जाएं जहां आपकी सोशल लाइफ है, या फिर आप बैरून मुल्क जाएं। तो फिर मैंने फैसला कर लिया कि मुझे लाहौर आना है। लाहौर में उन दिनों अखबार में ऐड आई थी, पंजाब यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिकल इंजीनियरिंग, जहां से मैंने पढ़ा था। तो जब मैं ये इंडस्ट्रियल जॉब्स कर रहा था, इन द मीनवाइल ही मैंने MBA की डिग्री हासिल कर ली थी पंजाब यूनिवर्सिटी से। और फिर मैंने यहाँ अप्लाई किया और मैं फॉर्चुनेटली यहाँ सिलेक्ट हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिकल इंजीनियरिंग। और MSc भी मैंने कर ली और उसमें मेरा गोल्ड मेडल भी था। तो यहाँ जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बड़े जज्बे से पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मुझे सिर्फ ये मालूम था कि अच्छा पढ़ाऊंगा तो मेरी ACRs बड़ी अच्छी होंगी और मुझे प्रमोशन देने। मुझे 2-3 साल बाद जाके पता चला कि यहाँ ACR का उतना रोल नहीं है जितना रोल आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स होने चाहिए, और PhD डिग्री होगी तो आप एसोसिएट होंगे। मुझे कोई 3 साल बाद पता क्लैरिटी नहीं थी। फिर मैंने स्कॉलरशिप हंटिंग शुरू की। स्कॉलरशिप मैंने 4 हंट कर लिए और उनमें से फिर मैं इंग्लैंड चला गया PhD कर रहे हैं। और पूरे 3 साल में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से PhD की और वहां मैंने इम्पैक्ट फैक्टर 9 पब्लिकेशंस भी वहीं की। तो वो मैं पूरे 3 साल की बात है सर, ये 7 से 10 1 अगस्त 2007 को मैं गया और 1 अगस्त 2010 को मैं वापस आ गया। 2011 में मैं प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर। एडवर्टीजमेंट आई 2 सीट्स पंजाब में, दोनों पे मैं प्रोफेसर हुआ। और फिर मैंने अपनी मर्जी से 1 सीट रखी और 1 सीट मैंने छोड़ी। तो फिर उसके 15 दिन बाद मैं HOD बन गया। और क्योंकि मुझे वाइस चांसलर ने बुलाया और उसने कहा कि आपकी रिपोर्ट्स बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं जो बाहर से आई हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट को लीड करें। एक डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया था, सेंटर फॉर कोल्ड टेक्नोलॉजी। वो 2 कमरों का एक डिपार्टमेंट था जिसमें 2 क्लासरूम थे। उसको मैंने लीड किया और उसके लिए PC1 बनाए, उसकी फेडरल HEC से जाके फंडिंग ली। तो एक दफा मैंने 84 करोड़ रुपए से जायद की फंडिंग में लाया। उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉलेज बना, पंजाब यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी की मंजिल बनी। 2014 में ले थे, 1.8 मिलियन तकरीबन। फिर वो उसकी वहाँ एक कन्फ्यूशियस सेंटर है वो बना, केमिस्ट्री की 2 लैबोरेटरीज बनी, सेंटर फॉर कोल्ड टेक्नोलॉजी की एक्सपेंशन हुई। उसके बाद फिर मैंने एक और PC1 बनाया, दैट वाज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल। अच्छा, वो खड़ा किया। वो 97 करोड़ 65 लाख की फंडिंग थी। वो लाए, HEC गए, फिर प्लानिंग कमीशन गए, वहां से जाके मैं ले गया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा वहाँ एनर्जी सेंटर जो है वो एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसमें 9 ऐसी डिग्रीज थी जो पाकिस्तान में पहले नहीं थी। वो मैंने लॉन्च करवाई, वो मैंने प्रपोज की, मेरे होते हुए कुछ लॉन्च हुई मेरी। फिर इन द मीनवाइल मैं 4 साल के लिए कंट्रोल एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी का रहा। 7 साल मैंने इसको हेड किया। फिर मैं जहांगीर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बन के गया। तो जहांगीर यूनिवर्सिटी में मुझे
खेत दिए गए, तो मैं सिंगल ही एम्प्लॉई था उस यूनिवर्सिटी का, सिंगल। अच्छा। कोई सर्विस स्टैट्यूट्स नहीं थे, मैं कोई बंदा नहीं भर्ती कर सकता। तो वहाँ एक गजाली कॉलेज था जो बहुत ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉलेज था। वहाँ 5 क्लासरूम और 5 ऑफिसेज मुझे मिले। अच्छा। वहां से मैंने अपने लैपटॉप के साथ, अपनी जाती गाड़ी के साथ काम शुरू किया, और 3 साल 7 महीने में ग्रेट। वहाँ एक लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का सब कैंपस बन रहा था। वो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने मर्ज करवाया। हैप्पीएस्ट मोमेंट्स में जाहिर है मेरी शादी एक बड़ा हैप्पी मोमेंट है, हर शख्स की जिंदगी में होता है। इसी तरह मैंने जिस दिन पीएचडी की डिग्री ली, वो मेरा बहुत ही हैप्पीएस्ट मैं समझता हूँ डे था। जिस दिन मुझे कन्वोकेशन में एमएससी में गोल्ड मेडल मिला, वो मेरा बड़ा हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ था। जो गमज़दा दिन था मेरे वालिद की जिस दिन इंतकाल हुआ, वो बहुत ही सैड दिन था। मेरी बहन का सडन इंतकाल हुआ, वो बड़ा सैड दिन था। तो जिंदगी अल्लाह ताला ने मौसमों की तरह रखी है, कभी बहार है, कभी खज़ां है, कभी कुछ है। तो इंसान की ज़िंदगी में भी अल्लाह देखते हैं गम दे के कि इसका बिहेवियर क्या होगा, खुशी दे के कि इसका बिहेवियर क्या होगा। तो इस तरह की ज़िंदगी, इसी तरह मेरे यहाँ 18 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया, वो भी मेरी ज़िंदगी का बड़ा हैप्पीएस्ट डे था। तो इसी तरह मेरी एक बेटी होके फौत हुई, वो बड़ा डार्क डे था। तो ये मकसद बताना यही है जनरेशन को कि ये आपने डिप्रेस नहीं हो जाना, मायूस नहीं हो जाना। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आना जाना। पूरा मुल्क इसकी जो उसकी इब्तदाई आयात है ना, वो इसका जो है ना उख्दा खोल देती हैं कि ये है क्या जिंदगी। तो अल्लाह कहता है कि हमने जिंदगी को पैदा किया, मौत को पैदा किया, और हम ये देखना चाहते हैं कि कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल।